अच्छा, जिस बात का जिक्र अभी आसिफ कर रहे थे कि साहब ये जो सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, इसकी सीधी चपेट में वो गांव जो बिल्कुल सीमावर्ती इलाके में पड़ते हैं वो आ रहे हैं, और ऐसे में नुकसान इस वक्त उन्हीं गांवों के लोगों को। आपके पास क्या डिटेल्स हैं इसको लेकर अजय? देखिए रोमाना, मैं इस समय जम्मू के अखनूर इलाके में हूं, और ये अखनूर इलाका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस अखनूर के उस तरफ यानी कि पाकिस्तान की तरफ छंब का इलाका पड़ता है। ये वो छंब का इलाका है जो 1965, 1971 और 2099 में जो कारगिल के साथ जंग हुई थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील इलाका था। यहां पर भी लगातार तैयारी पूरी है क्योंकि खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को, और यहां पर लगातार प्रशासन जो है वो उन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने में लगी है जहां पर पाकिस्तान गोलीबारी कर सकता है, और वहां के लोगों को निकलने के लिए कहा जा रहा है ताकि वो सुरक्षित जगहों पर निकले। लेकिन रोमाना, यहां एक दिलचस्प बात जो है वो सामने ये आ रही है कि गांव के लोग जो है वो सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने गांव में ही डटे रहना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा जो पड़ोसी है बार बार हमें तंग कर रहा है, और इस बार जिस तरह का जवाब पाकिस्तान को मिला है ये वही जवाब डिजर्व करता था, और इस बार अगर पाकिस्तान गोलीबारी करता है तो वो अपनी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को बेशक पीछे शिफ्ट करें, लेकिन जो युवा हैं वो वहां सेना के साथ खड़े रहेंगे और पाकिस्तान के हर उस नापाक हमले का जवाब देंगे जो वो भारत की तरफ उठाता है। तो यहां पर जो है स्थिति बिल्कुल अलग है, चाहे वो एलओसी हो या अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे हुए इलाके हो। अलर्ट वहां पर घोषित किया गया है, लेकिन इसके साथ ही यहां पर जो जज्बा है वो काफी हाई है लोगों का, और लोग ये कह रहे हैं कि वो इस बार सेना के साथ खड़े हैं, और इस बार अगर पाकिस्तान फिर से कोई दुस्साहस करता है तो उसे फिर से उसी की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। रोमाना, ये बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी अजय बाशलू दे रहे हैं। देखिए, भारत के नागरिकों ने यह ठान लिया है कि इस बार सेना के साथ खड़े रहना है। सेना की कमजोरी भारत के लोगों को नहीं बनना बल्कि सेना को मजबूती देना है। इसीलिए इस बार पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई और आर पार का मामला हमेशा के लिए तय कर दिया जाए कि पाकिस्तान इस तरीके की हरकत जो कर रहा है लगातार दोबारा वो करने की जुर्रत ना कर पाए। इसीलिए अब आम नागरिक भी कॉमोडोर सिंह ये चाह रहे हैं कि बस जो होना है इस बार आर पार का मामला हो जाए। देखिए, हमारे देशवासी जो हैं हमेशा से सेना के साथ ही खड़े हैं। मुझे पूरा 1971 का टाइम याद है जब पंजाब में और जम्मू एरिया में हमारी आर्मी गई थी, तो उस समय भी लोगों को बोला गया था अपने घर खाली करके चाहिए, तो लोगों ने अपनी अपनी फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को पीछे सेंटर में भेज दिया था। पर सारे युवा उस समय थे, युवा क्या सारे बुजुर्ग भी थे, वो वहीं डटे रहे। अच्छा, पुरुष सारे रुक गए, उन्होंने बच्चों और महिलाओं को पीछे भेज दिया। सभी पूरे, और आज भी यही है, ये जज्बा आज भी है, और यही हमारे देश का सौभाग्य है। ये हमारी ताकत है। सही बात है, यही हमारी ताकत है। देखिए, आज कोई भी हो, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई जाति का भेदभाव नहीं है किसी में, कोई धर्म का भेदभाव नहीं है, सब एक साथ मिलके अपने देश के लिए तैयार हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, और इसलिए आज मोदी ने शायद कहा कि हमें हमारे देश को हमारे गर्व होना चाहिए, और यही हमारे गर्व है। तो ये हमेशा रहेगा, हमारे देश में जज्बा हमेशा कायम रहेगा। तो कोई भी हमारे जो बॉर्डर के लोग जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं वो कभी गोलीबारी से, कभी बम डरे नहीं है, और वो हमेशा साथ खड़े रहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। वैसे उन एरियाज के लिए एहतियात भी बढ़ती जाती है। बिल्कुल, सब कुछ कराया जाता है। बताइए सर जरा उसके बारे में भी। उसके लिए क्या होता है, वहाँ पर जो है जैसे हमारे जैसे फौज जहाँ पर डिप्लॉय होती है, तो उनके लिए एक फायरिंग के लिए या उनके मूवमेंट के लिए, उनको सेव करने के लिए वो छोटे छोटे उनके पिट्स बनाए जाते हैं, बंकर्स बनाए जाते हैं। उसके ऊपर सीमेंट के बैग रखे, रेत के बैग रखे जाते हैं, वहाँ पर गन्स वगैरह रख के नीचे थोड़ा छुप के फायरिंग करते हैं। शायद आपने बॉर्डर मूवी में देखा होगा, जैसे वो ट्रेंच के अंदर जाके ऊपर रखे हों, उसी तरह के सब बंकर बनाए जाते हैं। और उनको बंकर बनाने के लिए फौज जब आती है तो अपने और बड़े काम होते हैं उनको, तो उस समय जो लोकल लोग हैं वो इसमें उनकी बड़ी सहायता करते हैं और बड़े एक्सपर्ट होते हैं और वो बड़े जोश के साथ करते हैं। अच्छा, तो हम भी क्योंकि हमारे जो सहयोगी हैं वो भी सब बॉर्डर इलाके में पहुंचे हुए थे। अजय बाशलू हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, हमारे रिपोर्टर। और अजय बाशलू की एक रिपोर्ट भी मुझे ध्यान आ रही है, अजय ने दिखाई थी किस तरीके से वहां पर लोग जो हैं, अजय आपको ध्यान है, आपने रिपोर्ट भेजी थी कैसे वहां पर लोग जो हैं वो जो बंकर थे उनको साफ सफाई में करे लगे हुए थे, क्योंकि वो मानकर चल रहे थे कि इस बार जब होगा तो फिर डटकर पाकिस्तान का सामना करना है।
है और इसी को लेकर जो सीमावर्ती इलाके के लोग हैं वो अपनी तैयारियां पूरी कर रहे थे। बिल्कुल। मैं आऊंगी अजय आपके पास, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, ब्रिगेडियर संदीप थापर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत आपका। ब्रिगेडियर साहब, जिस एक्शन की हर हिंदुस्तानी को आस और उम्मीद थी, आज सेना ने वो कर दिखाया सर। सेना पर हर हिंदुस्तानी को नाज सर। जी हाँ, सब सेना ही नहीं, वायुसेना और इंडियन नेवी को भी एक जॉइंट ऑपरेशन। मैं तो जब से पता चला है सुबह 3:30 बजे से, जब से ये खबर मुझे पता चली, मेरा दिमाग ये रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे 10 दिनों में, अगर आप सब समझे कि 22 को हुआ, 23-24 को सीसीएस ने डिसीजन लिया होगा कि हम ये करेंगे, उसके बाद और 2 दिन पहले तक प्लान सब तैयार हो गए होंगे। 10, 12, 11 दिन में कैसे तीनों सर्विसेज ने मिलकर कोऑर्डिनेट किया है। इंटेलिजेंस गैदरिंग, एनएसए, डीजीडीआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईबी, रॉ को इंटेलिजेंस के ऊपर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ली होगी। फिर इतने वेक्टर्स को इकट्ठे प्लेटफॉर्म पे लाना, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, आर्टिलरी, ड्रोन्स, और मेरे हिसाब से 8 या 10 जगह से ऑपरेशन हुआ है, तो उसको कोऑर्डिनेट करना, येट सीक्रेसी को ध्यान में रखते हुए इंफॉर्मेशन लीक नहीं हुई, तो ये सब कोऑर्डिनेट करके बिल्कुल प्रिसाइज, जहां आपने स्ट्राइक करना था, आपने फोटोज में देख ही लिया ब्रीफिंग में, बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन, 1, 2, 3 आउट। तो और प्रधानमंत्री लाइव देख रहे थे, इसका मतलब हर जगह पे एक ड्रोन स्टेशन था जो कि रिकॉर्ड कर रहा था और लाइव फुटेज रिले कर रहा था, जो प्रधानमंत्री जी अपने घर में टीवी पे देख रहे थे। तो ये सब कॉल्स फॉर वेरी हाई लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन जो हमने दिखाया। ये अंग्रेजी में कहते हैं ना हर्कुलस टास्क, ये हर्कुलस टास्क, और इस हर्कुलस टास्क को इतनी मेटिकुलसली सेना ने अंजाम करके दिखाया। और सर मैं सेना बार बार इसलिए कह रही हूँ सर, हम तो सर सेना ही कहते हैं सर, तीनों सेना के अलग अलग अंग। जी 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 सर, मेरी सिर्फ एक शिकायत है, इन लोगों से इन्होंने अटैक किया, ये इन्होंने मसूद अजहर और हाफिज सईद को कैसे मिस कर दिया। इसको टारगेट करना चाहिए था, बाकी फैमिली वगैरह तो जो दूसरे टेररिस्ट को किया, ये दोनों बच गए। वो मेरे को थोड़ा सा दुख हो रहा है। मुझे कैप्टन बत्रा याद आ रहे हैं, मुझे कैप्टन विक्रम बत्रा याद आ रहे हैं सर, ये दिल मांगे मोर। मुझे कैप्टन विक्रम बत्रा याद आ रहे हैं सर, ये दिल मांगे मोर। नहीं सर, ये जो बात आपने कही ना, मेरे दिल में भी बहुत देर से ये बात आ रही थी सर, और मैं हल्का हल्का से इस बात को कहना चाह रही थी। इसीलिए हमारे साथ यहाँ पर कॉमरेड सिंह मौजूद है और मैं उनसे कह रही थी कि पाकिस्तान को ये डर सता रहा होगा कि ये जो अभी हुआ है ये तो झांकी है, अभी असली पिक्चर बाकी है। क्योंकि अभी वो जो दोनों मुखिया है ना सर, वो कैसे बचे हुए हैं सर, उनका तो खात्मा होना चाहिए। ये दिल मांगे मोर, ये तो आपने मेरे दिल की बात कही है ब्रिगेडियर थापर। ये एक्चुअली क्या हुआ होगा कि जब हमारी थ्रेट, जब प्रधानमंत्री, देखिए एक और चीज, आप उड़ी लीजिए, आप बालाकोट लीजिए, हमने कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी, सरप्राइज अटैक था, हमने रिस्पॉन्ड किया। इस बार प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस कर दिया था कि हम तुम्हें इतनी जोर से मांगे, तुम याद रखोगे, तो जिसे कहते हैं कह के मारा है, कह के मारा है। और ये एक और कन्वे करता है कि आप पाकिस्तान को कह रहे हैं कि वी डोंट केयर, हमको मालूम है तुम्हारी औकात क्या है, तुम हम उससे डरते नहीं हैं, हमको मालूम है तुम रिएक्ट करोगे, हम उसके लिए तैयार हैं, तुम जो भी कहो हम तैयार हैं। तो ये सब चीजें अनाउंस करके लगाना, ये एक तरीके से पाकिस्तान आर्मी को कन्वे करना है कि वी डोंट कंसिडर यू एनीथिंग, नॉट अ मैच। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसेट है। ये बात आपने बहुत सही कही सर, कि एक तो कहकर इस अंदाज में कि सिर्फ एलओसी के पार नहीं बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जाकर पाकिस्तान का दिल है पंजाब प्रांत। सर मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूं, पाकिस्तान का दिल है पंजाब प्रांत, मतलब वो रावलपिंडी जहां पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर है, वो जिहादी जनरल का जहां मुख्यालय है, वहां उसी पंजाब प्रांत में घुसकर पाकिस्तान के कहां हमला किया, बहावलपुर में, मुरिदके में, सियालकोट में, मतलब कोई सोच सकता है। और वो करके हमने दिखाया पाकिस्तान को उसकी हैसियत, उसकी औकात, जो ब्रिगेडियर थापर कह रहे हैं ना कि वी डोंट केयर, हम संप्रभु देश हैं, हमें अपनी रक्षा करना आता है, और अगर तुम छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। एलानिया अंदाज में कॉमोडोर सिंह, यही संदेश है जो दिया है भारत ने आज। बिल्कुल ब्रिगेडियर थापर बोल रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं
देखिए ये ज़रूरत थी इस समय की कि हम बिल्कुल ऐलान करके घुस के मारे। देखिए उन्होंने जो टेररिस्ट है उन्होंने एक ओपन संदेश दिया वर्ल्ड की तरफ की, आप जो उनकी लेडीज़ को छोड़ा जो कह रही थी कि हमें भी मार दो, कहते नहीं तुम जाके अपने मोदी को बताओ। हाँ? तो ये जो एक मैसेजिंग देने की कोशिश करी है क्रिएट करने की, उसका जवाब फिर उसी लैंग्वेज होना चाहिए। वही था। और वही मोदी जी ने किया है, वही हमारी सेना ने किया है। वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ आवर लीडरशिप एंड फोर्सेज। जो जवाब दिया है वो बिल्कुल बोल के, जैसे ब्रिगेडियर थापर ने बोला, बिल्कुल सही बोला, हमने बोल के घुस के मारा है और ऐसी जगह मारा जैसे आपने बताया उनके दिल के ऊपर अटैक किया है। तो पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह से पाकिस्तान ने सोचा नहीं होगा ना। मुझे लगता है जरा जल्दी से ब्रिगेडियर थापर के पास एक बार फिर से चलेंगे। ब्रिगेडियर थापर, मतलब पाकिस्तान ने ये सोचा ही नहीं होगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आकर, बहावलपुर में, मुरिदके में, सियालकोट में, यहां पर आकर मारेगा। बिल्कुल। हाँ, हमने पहले पिछली बार जब अटैक किया था हमने रिस्ट्रिक्ट किया था अपने को पीओके की तरफ, सही। ताकि एस्केलेटरी मैट्रिक्स ना उसमें आ जाए, ताकि उसको मौका ना दिया जाए एस्केलेट करने का कि आपने मेरे देश पे अटैक किया। क्योंकि कश्मीर जैसे जो भी कहिए, दोनों मुल्कों में कंटेंशन है कि क्या, तो जब तक आप कश्मीर में टारगेट कर रहे हैं इट इज नॉट कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वॉर। आप पीओके की तरफ कर रहे हैं वो। तो इस पर हमने जान के एक तो जो हेडक्वार्टर था हम टारगेट करना चाहते पंजाब में था, तो हमने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अचीव करना है। देखिए जब हमने बालाकोट किया था तो एक हम मैसेज देना चाहते थे कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो शायद उनको मैसेज ठीक से समझ नहीं आया, शायद दर्द उनको ज्यादा हुआ नहीं, या 5-7 साल हो गए हैं, भूल गए हैं। तो इस बार प्रधानमंत्री जी ने डिसाइड किया कि जो भी होगा इफेक्टिव होगा और गहरी चोट लगाएंगे, ताकि अगली 5 पुश्तें 7 पुश्तें याद रखें कि भाई हम इन्होंने ये किया था, हमको नहीं करना। तो इसलिए 9 डिफरेंट लोकेशंस पे उन्होंने टारगेट किया है। ये कैपेबिलिटी देखिए, 9 डिफरेंट प्लेसेस जो कम से कम नहीं तो 200-250 किलोमीटर फार रिमूव्ड है सही। और सर कमजोरी भी तो देखिए ना, पाकिस्तान की खुलकर सामने आ गई कि उसको पता भी नहीं चल पाया। मतलब सोचिए आप, पाकिस्तान के अगर रणनीतिकार बैठकर सोच रहे होंगे कि अगर हमने यहां से जरा सा और हिंदुस्तान को छेड़ा और इन्होंने इसी तरीके से मिसाइल दागने शुरू कर दिए तो हमें तो हवा भी नहीं लगेगी। मतलब हमारा इस्लामाबाद, हमारा रावलपिंडी, क्या बचेगा क्या इनके पास? हमारा कराची, जो जो इनकी मुख्य जगह हैं, चुन चुनकर कोऑर्डिनेट्स पे लेकर सब नेस्तो नाबूद। ये हिंदुस्तान की ताकत है और इन्हें हवा भी नहीं लगेगी सर। जी हाँ, लेकिन हमें अभी देखना है, हमें अपने आई एम श्योर वी आर नॉट लेटिंग डाउन आवर गार्ड। हम चुस्त हैं, तैयार हैं, क्योंकि पाकिस्तान रिएक्ट करेगा। वो पाकिस्तान में हम बार बार कहता हूँ हमास और इजराइल वाला हाल नहीं है, ये हमास नहीं है, ये एक शक्तिशाली मुल्क है, हमारे सामने नहीं, लेकिन फिर भी इसकी 7 लाख की आर्मी है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिटी आपसे चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान रिएक्ट करेगा, लेकिन जो बयान आ रहे हैं, मतलब एक तरफ पाकिस्तान यूएनएससी गया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है वो कह रहे हैं कि अगर भारत और हमला नहीं करेगा तो फिर हम जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो आपको बावजूद इसके लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई सीधा रिटेलिएशन किया जा सकता है? देखिए मैं अभी पहले तो डिटेल्स आने दीजिए कि कैजुअलिटी दोनों साइड पे क्या हुई है, उनकी हमारी, तो वो। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान फेस सेविंग जेस्चर जो है, अगर वो रिएक्ट नहीं करेंगे तो उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी का पावर में है वो दोबारा कभी नहीं आएगी। नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो, उनको माफ नहीं करेंगे लोग, क्योंकि जो भी करो वो पेमेंट है कि हम, जैसे वो क्रिकेट में होता है ना, किसी से हार जाओ, पाकिस्तान से नहीं हार रहा, पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से नहीं हार रहा, तो वो उन्होंने स्ट्राइक तो करना है। अब काफी फैक्टर डिसाइड करेंगे, वो अपना देखेंगे हम कितना डैमेज हुआ है, कितनी हमारी स्टेट है, हमारी काबिलियत है नुकसान पहुंचाने की, क्या हम कर सकते हैं या हमको और डैमेज होगा। वो सब कुछ फैक्टर करके कुछ ना कुछ जवाबदारी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। अभी स्थिति का आकलन शायद पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा होगा और यह भी सोचा जा रहा होगा कि आगे अगर हम कुछ करते हैं तो फिर और कितनी जोर की मार भारत की तरफ से हमें सहनी पड़ सकती है, क्या वो सहने की हम में कुव्वत ताकत है? ये वो तमाम सवाल हैं जिससे इस वक्त पाकिस्तान जूझ रहा होगा। लेकिन फिलहाल हकीकत तो यह है, जरा जल्दी से अंकित गुप्ता का रुख कर लेते हैं कि अंकित, पाकिस्तान में जो आतंकवादी है वो अब खुद अपने लिए मौत की भीख मांग रहा है। मतलब वो जो बयान निकल कर आया ना कि मसूद अजहर कह रहा है काश मैं मर जाता, मतलब अभी तक जिस तरीके का दर्द पाकिस्तान में बैठे हुए ये आतंक के आका
आम लोगों को दिया करते थे, उनके परिवारों को उजाड़ कर आज उन्हीं को उनकी जबान में जब भारतीय सेना ने सबक सिखाया है तो अपने लिए मौत की भीख मांग रहा है। तो मना करेंगे भी तो क्या करेंगे आप, क्योंकि वो आसिम मुनीर जो उनकी सेना के जनरल थे, जिनके ऊपर बहुत भरोसा था कि उनको बचा लेंगे, उनके सहयोगियों को बचा लेंगे, उनकी जो सेना के जो जवान उनको बचा लेंगे आकर के, लेकिन हुआ क्या, इतने लोगों की मौत हो गई है। और पाकिस्तान अभी आधिकारिक तौर पर 26 कह रहा है, लेकिन यकीन मानिए ये वो पाकिस्तान है जो कारगिल के मौके पर जब उसके जो जवान शहीद हुए थे तो उस दौरान उनके जो पार्थिव शरीर तक लेने नहीं आया था। भारतीय सेना ने उनका सम्मान करते हुए उनको यहां भारत की जमीन पर दफनाया था। तो ये वो पाकिस्तान है जो अपने लोगों को स्वीकार नहीं करता। वो ये कह रहा है 26, अगर वो 26 कह रहा है तो इसका 10 गुना तो आप ऐसे ही मान लीजिए कि हाँ वहां पर जो है लोगों की मौत हुई, आतंकी जो है वहां पर मिट्टी में जमींदोज किए गए हैं। लेकिन इस सबके साथ ही में अभी जो एक चर्चा का मुद्दा था कि पाकिस्तान जो है यहां पर बैकफुट पर अगर थोड़ा सा आता हुआ दिख रहा है